नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। बाहर बहुत तेज भयंकर बारिश हो रही है और आज मंगलवार है। ज्योति मेर हत्याकांड का आज 21वां दिन है। सोमवार शाम तक एसपी सिटी साहब ने कहा था कि हम सोमवार तक पकड़ लेंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं है। ये जो आप पीछे स्टिकर लगा हुआ देख रहे होंगे, ये कल शाम को बनाया था और ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है। क्या पहाड़ में बेटी होना और बेटी पैदा करना अब एक अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि बेटी पैदा करोगे तो ये दरिंदे मार देते हैं और अब तो कानून भी आ गया कि लोग बेटियां पैदा करना ही नहीं चाहेंगे। जो यूसीसी का कानून आया है उसमें आदमी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या बेटियों की बलि देगा, क्योंकि जो कानून लेके आए हैं उनकी बेटियां नहीं है। सीधा मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। जो कानून लेके आए हैं उनकी खुद की कोई बेटी नहीं है, तभी तो पहाड़ की बेटियों को मारने के बाद हत्यारे पकड़े नहीं जाते और उनके अंदर एक रत्ती भी संवेदना नहीं आती है। एसी कमरों में बैठ के प्रदेश के डिसीजन दिल्ली की और नागपुर की तर्ज पर लिए जाते हैं। मित्र विपक्ष खामोश रहता है। जब अपने पे तमाचा पड़ता है तभी दर्द होता है। किसी ने कहा था जो चुनाव हुए हमारे जिला पंचायत के, उसमें जो अपहरण कांड हुआ, अपहरण कांड के बाद सब जागे हैं, तो सब लड़ाई लड़े हैं। पूरे दिन धरना दिया है एसएसपी के ऑफिस में, एसपी साहब के पास। चूड़ियां पहना रही थी महिलाएं कांग्रेस की, लेकिन समाज की बेटी जब हत्या होती है तो यहां पर तथाकथित महिलाएं एसएसपी साहब का बचाव करने के लिए सोशल मीडिया में हमारे जो हरीश रावत जी हैं या जो दूसरी महिलाएं हैं या उनकी चाची जो है प्रेमा मेर, उनके साथ तर्क कुतर्क करती हैं और कहती हैं कि उसका चरित्र हरण किस प्रकार से किया जाए। बहुत अच्छी बात है, आपके घर में भी बेटी बहन, मेरे घर में भी माँ बेटी बहन है, तो मेरा अधिकार नहीं बनता है कि किसी की हत्या करूं और किसी के बारे में मरने के बाद ऐसा प्रचार करूं कि किसी एक उस व्यक्ति को बचाऊं जो व्यक्ति सक्षम नहीं है अपनी पुलिस को बचाने में, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर करवाने में, जो व्यक्ति जो हमारे व्यक्ति हैं वो सक्षम नहीं है हत्यारों को पकड़वाने में, वो व्यक्ति सक्षम नहीं है न्याय दिलाने में। लाठी चार्ज करवाते हैं, कॉलर पकड़वाते हैं और अंदर करवाते हैं महिलाओं को। इस महिला सशक्तिकरण युग में जिस दल के वो नौकर हैं वो जनता के सेवक नहीं है। जिस दल के वो नौकर हैं महिलाओं को वो कहती है सशक्तिकरण करेंगे हम, और महिलाओं को हम उचित सम्मान देते हैं। उनके महिला विंग है और उनको बारिश में खड़ा करवाते हैं। जिसकी बेटी मरी है उसी को सड़क पर रगड़वाया जाता है। तो ये घटनाक्रम जो हुए हैं अभी, उनके लिए बारिश हो रही है। मौसम में अपना ध्यान रखिए। अगर कोशिश नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये सरकार की गलती है कि आज हमारे पास संसाधन नहीं है। भगवान न करे किसी को स्वास्थ्य दिक्कत हो और उसको यहाँ आना पड़े तो रास्ते लगभग बंद होंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। कहानी हुई क्या, कल जब हम धरना देने के बाद शाम को घर आए तो आप देख रहे होंगे मेरे उसमें एक स्कैनर लगा हुआ है। 1 रुपया सिर्फ मैं पहाड़ के लोगों से मांग रहा हूं जो तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन, 30 रुपया 1 महीने का और 365 रुपया साल का। आपकी मर्जी, आपको कितना देना है। तो जब मैं आया तो जब मैं किसी एक और हमारे मामले में मामला चल रहा है उनके पास बैठा तो वहां पे उनकी पड़ोस की कोई महिला बैठी हुई थी। तो उस महिला ने मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा बात की। पहले तो ज्योति मेर हत्याकांड के बारे में पूरी कहानी पूछी कि भाई ज्योति मेर हत्याकांड में हो क्या रहा है। हमने उनको बता दिया पूरा कि ज्योति मेर कौन थी, क्योंकि उसी समय जो हमारे हरीश रावत जी हैं उन्होंने अपना एक लाइव वीडियो भी चलाया था जिसमें पूरी जानकारी दी थी। उससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने भी दी थी। जिस प्रकार से चरित्र हरण की कोशिश हो रही है, कल रात को मैं थोड़ा सा साइड जा रहा हूँ, कल रात को गोलाबार के एक पहाड़ी व्यक्ति का मेरे को फोन भी आया और उससे पहले वही फोन दिन में भी हुआ। और परसों या नरसों की जब सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने कमेंट किया है, गाली की है, कैसे हिंदू हो, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भी हिंदू ही हैं, लेकिन हम अपने प्रदेश में अपने लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संस्कृति के लिए जरूर लड़ेंगे। हम अपना राजनीतिक शासन, अपना शासन, राजनीतिक सत्ता, हमारी नौकरियां हम बाहर के लोगों को नहीं देंगे। अब जो लड़ाई होनी है यही होनी है। आप समझ नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई साहब ये बताइए, मैं आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं समझी हूं कि पहाड़ी हिंदू क्या है। हिंदू तो हिंदू है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पहाड़ी हिंदू क्या है। आपको नहीं पता, जब हमने चुनाव लड़ा नगर निगम का, मेयर का, तो हमने ये वर्ड दिया कि हम पहाड़ी हिंदुओं की यहाँ पे एक अपनी औरा बनाएंगे। यानी ये राज्य जो है पहाड़ी हिंदुओं का है। ये राज्य जो है, कुमाऊं जो है हमारी अघोषित राजधानी है कुमाऊं क्षेत्र की, और गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी देहरादून कोटद्वार मान सकते हैं। हम उनके लिए काम करेंगे, उनके लोगों को यहाँ पे प्रचारित करेंगे, उनके नाम से चौक चौराहे बनाएंगे, उनके नाम से गलियों का नामकरण होगा, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। ये सारी चीजें हमने कही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 80 या 90% पहाड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो हिंदू हैं। अब उन्होंने कहा कि जब वो वहां से कहीं से निकलती हैं तो एक दुकान मुस्लिम की है, एक दुकान हिंदू की है। मुस्लिम हिंदू तो उनके समझ में भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस ने बहुत अच्छे से डाल रखा है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, वो हिंदू की, क्योंकि दोनों अलग अलग संस्कृतियां हैं। लेकिन अब पहाड़ी हिंदू कहां से आया? पहाड़ी हिंदू बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, पहाड़ी हिंदू वो व्यक्ति है जो इस प्रदेश का मालिक है, लेकिन जिसको मालिक बनाया नहीं गया। पहाड़ी हिंदू वो व्यक्ति है जिसने इस प्रदेश को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैंने उनको कहानी तब से बताई जब से हमारे प्रदेश की लड़ाई शुरू हुई थी। और जो 94 में जघन्य हत्याकांड हुआ था, अभी आने वाला है सितंबर, ये सब चीजें आपको समझ में भी आएंगी। मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम मानते हैं हम पूरे देश के रहने वाले लोग हिंदू हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बाहरी व्यक्ति से यहाँ पे व्यवसाय करने से, यहाँ पे रहने से, यहाँ पे हमें रोजगार प्रोवाइड करने से, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से, सबको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्योति मेर जो थी वो पहाड़ मूल के निवास की बेटी है और उनकी जो शादी हुई है वो राजस्थान मूल में हुई है। तो अब कहानी आती है, बहन कहती है कि मेरी समझ में नहीं आया, इसीलिए आपको वोट नहीं पड़े और आगे भी नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ठीक है। मैं बोला मैं आपको कुछ समय लूंगा और आपसे पूछूंगा। मैंने कहा आप कहाँ के हैं? मैं यहाँ की हूँ। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा ये करते हैं। मैंने कहा आपकी शादी कहाँ हुई? बोला है। मैंने कहा आपके बच्चे कहाँ हैं? मैंने बोला आप पूजा किसकी करते हो? बोले हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं। मैंने कहा क्या आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हो कि हम मान्यताएं मान रहे हैं अपने पहाड़ की, इष्ट देव की पूजा हम पहाड़ की कर रहे हैं?
गोलजू की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, काशिन की पूजा कर रहे हैं, सैम की पूजा कर रहे हैं, कई हरसैम जी की पूजा कर रहे हैं, एड़ी की पूजा कर रहे हैं, परी माता की पूजा कर रहे हैं, कई हर प्रकार के जो हमारे लोक देवता हैं सबकी पूजा कर रहे हैं। और तो और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हम किसी कारणवश मृत्यु के बाद उनको मोक्ष नहीं मिल पाता है, उनकी भी पूजा करते हैं, उनको अपने घर में स्थान देते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करना, और उनको हम सबसे आगे रखते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहे हैं। तो ये कहानी थी कल की। मैंने कहा एक बात बताओ, हमारा रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारा अधिकार, हमारा राजनीतिक वर्चस्व, हमारी सत्ता, हमारा शासन जब बाहर के लोगों में चला जाएगा, तब हम यहाँ पर गुलाम बन जाएंगे और हम याचक बन जाएंगे। जिस प्रकार ब्रिटिश काल में लोग सोचते थे या मुगल काल में हम काम करते थे, उसी प्रकार से हम रहेंगे। यहाँ पर पहाड़ का जो समाज है या पहले जो पर्वतीय समाज रहा हुआ है, वो वर्गीकृत है, बहुत सोच समझ के रखा गया है। क्यों? क्योंकि एक ही गांव में आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, उसी गांव में ठाकुर भी मिलेंगे, उसी गांव में आपको शिल्पकार भी मिलेंगे। और जब आप पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में चले जाओगे तो वहां पे आपको हमारी एसटी कम्युनिटी मिलेगी, भोटिया कम्युनिटी मिलेगी। जब आप मैदानी क्षेत्र में आओगे, 300-400 साल का उनका भी इतिहास रहा है, थारू कम्युनिटी मिलेगी, बोक्सा कम्युनिटी मिलेगी। मेरे अस्कोट वाले क्षेत्र में आपको रजवार कम्युनिटी मिलेगी, गढ़वाल में आपको जौनसार और सारे क्षेत्रों के लोग मिलेंगे। ये यहाँ के मूल निवासी हैं और इन्हीं को एक तरफ करके बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस ने मुस्लिम बसाए हो या भाजपा ने बाहर के राज्यों से लाए हुए हिंदू बसाए हो। अब उनकी संस्कृति अलग, उनकी परंपराएं अलग, उनकी मान्यताएं अलग, वो कभी भी आपको अपना नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप अपनी बेटी की शादी कहाँ करेंगे? बोला पहाड़ में करेंगे। मैंने आपकी बेटी जब लव मैरिज करेगी या बेटा लव मैरिज करेगा, क्या आप उतने ही संतुष्ट और खुश होंगे जितना आप एक अपने मूल में, अपने कुल में, अपने संप्रदाय में शादी करने से होते हैं? बोला नहीं होंगे। मैं बोला पहाड़ी हिंदू वही है, हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाहर से तमिलनाडु से आए, कोई हमारे यहाँ महाराष्ट्र से आए, बिहार से आए, आसाम से आए, यहाँ पर व्यवसाय करे, लेकिन हमारी राजनीतिक सत्ता, हमारी शासन व्यवस्था, हमारी रोजगार, हमारे संसाधनों पर बुरी नजर, हमारे बहू बेटियों पर बुरी नजर न डाले। मैंने कहा ज्योति मीर हत्याकांड से पहले शायद आपने सुना होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड भी हुआ था। बोला हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा क्या किया आपने? अपनी बेटी को बताया? कौन थी अंकिता भंडारी? क्या जानती हैं आप अंकिता भंडारी के बारे में? कभी आप सड़कों पे उनका विरोध करने आए? बोला नहीं आए। मैंने कहा कभी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए उनको आपने कुछ अनुदान दिया? नहीं दिया। मैंने कहा आपने अनुदान दिया पहाड़ के लोगों को जो चिकित्सा नहीं मिल रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पहाड़ियों को कोई चिकित्सा मिली। मैंने कहा एम्स कहाँ बनना चाहिए था? बोला पहाड़ में बनना चाहिए था। मैंने कहा आप यहाँ 1000-1500 स्क्वायर फीट का मकान लेके, 2000 स्क्वायर फीट का मकान लेके रह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर आप ही के गांव में डॉक्टर होता, आप ही के बच्चों की शिक्षा फ्री होती, आपके बच्चों को हायर एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ही पूरा तंत्र चेंज करती है, तो सब कुछ होता। और आज आप पलायन करके यहाँ आते, आपके हस्बैंड बाहर नौकरी कर रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, आप और आपका पति, आपका बच्चा, आपके माता पिता दोनों पहाड़ में रहते। वहां चाहे कितनी भी तकलीफें होती, लेकिन फैसिलिटी हमारे पास थी। उन लोगों को लगता कि हाँ, आज आप देखिए एक दर्द है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ईजा बाजू, आमा बूबू, नाना नानी, काका काकी, हमारे वर्ग है जो 60 साल से 90 साल 100 साल के बीच का है, उनकी आंखों में आप एक दर्द महसूस करेंगे, उनके शरीर में दर्द महसूस, उनके चेहरे पे दिखेगा कि क्या हो गया, हमने तो इस जगह को सींचा था, आज हमें ये छोड़ के 1000 स्क्वायर फीट में जाके बैठना पड़ रहा है, शहरों के अंदर, बंद कमरों के अंदर, फ्लैट के अंदर। जिस पहाड़ के लिए हम लड़ते थे, जिस पहाड़ में एक घास की इतने पुले के लिए, यानी हमारे यहाँ गुना ने एक घासो पुल का डालो, झाड़ जल देवता गोर देवी सब घटे जल, तो यो कहां से वहां
मैंने कहा आज तुम्हारे घर में तुम्हारी ये चीज होली लड़ाई हो रहा हो, तुम्हारे काकी 7-8 पुस्तक पहननी, काकी आ रहा हो, आम आ रहा हो, पूजा आ रहा हो, बुआ आ रहा हूँ। बोला हो यार, मैंने कहा वही हम हैं। हम वो व्यक्ति हैं जो शिव जी के साथ रहते हैं, गणेश जी के साथ रहते हैं, माता पार्वती के साथ रहते हैं। हम तीनों संप्रदायों को मानने वाले सबसे उच्च कोटि के लोग हैं। शिव को भी मानते हैं, वैष्णव परंपरा को भी मानते हैं और शाक्त परंपरा को भी मानते हैं, जो देवी की परंपरा है। हम हर चीज को मानते हैं। किसी की कुल देवी देवी होगी, किसी का कासिन होंगे, किसी के गोलजी होंगे, किसी को सैम होंगे, किसी के एड़ी होंगे। ये कौन है? ये हमारे लोक देवता हैं, हमारे आराध्य राम कृष्ण भगवान हैं। लेकिन हम सबसे पहले अपने भगवान को मानते हैं। आप आज आपके घर में कोई त्योहार मनाते हैं दीदी, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आप अपने मंदिर में रखते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू करते हुए हमारे अधिकारों को छीना गया है, हमारे संस्कारों को कुचला गया है, हमारे जो सामाजिक गतिविधियां उनको खत्म किया गया है, हमारी संस्कृति को खत्म किया गया है और कोशिश जारी है हमारे राजनीतिक अधिकारों को खत्म किया गया है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझाता हूं। अगर मैं आवाज उठा रहा हूं समाज की, तो मुझे क्या चाहिए? अपने पीछे एक अब मैं फौज से तो पेंशन आया, लेकिन मेरा जो पेंशन आती है उसमें से मेरा 24-25 हजार रुपये लोन पे चला जाता है, बचता है 15 हजार रुपये, उसमें खाना पीना रहना। अब इन सब चीजों के साथ अगर मैं समाज की बात उठा रहा हूं तो मैं समाज से ही पैसा लूंगा ना, क्योंकि कल एक मैसेज भी आया है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। एक हमारे थल की लड़की को दिमागी बुखार हो गया था, पैसा इकट्ठा किया था हमने उसके लिए, उससे बाद में पाठक जी की किडनी खराब हो गई थी। लेकिन हम निर्भर क्यों हैं? हम लोग इतने सशक्त नहीं हैं पैसे में बलवाना, और जो पैसे में बलवाना है वो मदद नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा एक संस्था बनाएं, ऐसे जाए किसी के सामने या सरकार के सामने आपको भीख ना मांगनी पड़े, जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं आ जाती और वो इन चीजों को आपके पास इंप्लीमेंट नहीं करती कि हमारी शिक्षा, चिकित्सा, एम्बुलेंस सब कुछ आपके लिए फ्री है। जो लोग हैं हमारे, वो हम लोग हैं, हम लोग अपने लोगों का मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए समाज में आना पड़ेगा। अब हम आ रहे हैं तो हम आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे कि जरूर 1 रुपया एक दिन का अपने पर्वतीय समाज की आवाज उठाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए दीजिए। कि मेरा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तभी लड़ पाऊंगा जब हमारे पास पीछे से कुछ भी खर्च करने के लिए मेरे पास अगर नहीं होगा तो मैं निर्भर रह जाऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये है। हमारे संस्था के अध्यक्ष जी जो बिल्कुल पसंद नहीं करते आप पैसा लो, लेकिन मैं अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा अगर एक पैसा भी खर्च होता है, अगर मैं अपना पैसा खर्च करता हूं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार सबसे ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तो पूरा घर फूक देगा, तो बर्बाद कर देगा हमको। मेरी ईजा टेंशन में रहती है, नींद नहीं आती है उसको रात भर की, मैं घर का पैसा फूक दूंगा, तो मैं क्यों उनको तनाव दूं? मैं समाज की बात कर रहा हूं तो मैं समाज के पास जाऊंगा, मैं हर घर में जाऊंगा, और आपकी मर्जी मुझे देना नहीं देना, गाली करना, आरोप लगाना, हुआ है। मेरा काम है आपसे निवेदन करना कि मैं पहाड़ की आवाज, पर्वतीय समाज की आवाज उठा रहा हूं। हम बनाएंगे अपना एक पर्वतीय समाज जिसमें हम अपने हिसाब से अपने वर्गीकृत करेंगे। नहीं चाहिए हमको ये फिर उन्होंने बोला कि फिर तो हिंदू हिंदू की तरफ अलग अलग हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर रहे हो, अलग अलग क्यों नहीं होगा? जब महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र की जय करता है, हरियाणा का हरियाणा के लिए करता है, राजस्थान का राजस्थान के लिए करता है, आपका बिहार का बिहार के लिए करता है, यूपी का अलग अलग समाज वगैरह की है, बंगाल का बंगाली समाज है, असम का असमी समाज है, मणिपुरी समाज है, नागा समाज है, अरुणाचल का समाज है, सिक्किम का समाज है, लद्दाख का समाज है, जम्मू कश्मीर का है, पंजाबी समाज है, हिमाचल का डोगरा समाज है। तो पूरा तो ये संवैधानिक रूप से हमें मिला हुआ है, तो हम अपने पहाड़ के लोगों के लिए पर्वतीय समाज क्यों नहीं कह सकते? पहाड़ के लिए पहाड़ी हिंदू क्यों नहीं कह सकते? फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इस तरह से, तो हमने कहा आप हमारे राजनीतिक, शैक्षिक, हमारे शासकीय अधिकार छोड़ दीजिए, आप यहाँ आइए, रहिए, व्यवसाय कीजिए, रोजगार के पैसा कमाइए, काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो आपको 100 में से 150% इज्जत देंगे। लेकिन जब आप हमारे राजनीतिक अधिकार छीनोगे, जब आप हमारे शिक्षा को छीन लोगे, जब आप हमारे चिकित्सा को छीन लोगे, जब आप हमारे ठेकों को छीन लोगे, हमारे लोगों के रोजगार को छीन लोगे, हमें इस लायक नहीं छोड़ोगे कि हम वहां रहें, आप हमारी जो कृषि व्यवस्था है, जो पशुपालन है, उसको खत्म कर दोगे, आप हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको खत्म कर दोगे, आप हमारी संस्कृति के ऊपर आघात करोगे, आप हमारी महिलाओं के ऊपर आघात करोगे। नहीं चाहिए हमें। ये उधम सिंह नगर और हल्द्वानी जो है रिजर्व प्लेस होता था पहले,
कि जो पहाड़ में कोई आपदा आएगी, कोई गांव के भूस्खलन होगा, पूरा का पूरा बह जाएगा, तो उनको यहाँ बैठाया जाएगा। अब सरकार ने भू कानून में इतनी चालाकी कर रखी है कि अब कहाँ बैठाओगे धराली के लोगों को, टिहरी के बांध वालों को आपने वहां बैठाया, तो जान ये कभी भी नहीं करना चाहिए। बाहर के व्यक्ति को यहाँ 1 इंच जमीन नहीं देनी चाहिए। आप आइए यहाँ होटल खोलिए, लेकिन लीज पे खोलेंगे। हमारा भी उस गांव का जिसकी जमीन है वो वहां रोजगार लेगा। आपको 50% 70% वहां के व्यक्तियों को रोजगार देना पड़ेगा। आप उनको ट्रेनिंग कराओगे। आप टाटा आए, बिरला आए, अंबानी आए, हम तो चाहते हैं कि हाँ आप आइए, लेकिन रोजगार ट्रेनिंग दीजिए ना। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को ट्रेनिंग दोगे। यहाँ हुआ क्या है, शासन में हमारे बच्चों को नशा कराया जा रहा है, हमारे बेटियों को ये दिखाया जा रहा है कि लिव इन रिलेशन में रहना तुम्हारे लिए ठीक है, आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। सिर्फ 2-4 शहर बना दिए, उन्हीं में पूरा जीवन है। पहाड़ में कुछ नहीं रखा, न एम्बुलेंस है, न चिकित्सा है, न शिक्षा है, न रोजगार है, सिर्फ पलायन है। बंदर, सुअर, बाघ, भालू है, आपका जीवन खतरे में है। तो ये चीजें बताई गई हैं हमको समाज में। अब यहाँ पे वो बहन कहती है कि हम कैसे इस चीज को, आप कैसे कंट्रोल करोगे, लोगों को कैसे समझाओगे, आप समझा नहीं पा रहे। मैंने कहा जिस व्यक्ति को समझना होगा, वो खुद जिसके अंदर संवेदना होगी अपने पहाड़ के लिए, अपने पहाड़ियों के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या भविष्य है हमारे बच्चों का। 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। कुमाऊं रेजिमेंट पहले कुमाऊं रेजिमेंट की होती थी, अब उत्तराखंड रेजिमेंट है वो। अब उसमें उत्तराखंड का व्यक्ति जाएगा। क्यों? कुमाऊं रेजिमेंट में देहरादून, हल्द्वानी या बड़े शहरों में रहने वाला व्यक्ति के पास संसाधन ज्यादा हैं। अब धारचूला, मुंशियारी, उत्तरकाशी का रहने वाला व्यक्ति का दौड़ता है तो 3 महीने बारिश में वो दौड़ नहीं पाएगा, जाड़ों में वो दौड़ नहीं सकता क्योंकि बर्फ पड़ती। तो कब करेगा? पहले जो लोग भर्ती हो गए, आज वही लोग उसको अपोज कर रहे हैं। कल एक फौज के बड़े रिटायर्ड वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मेरी जब बातचीत सोशल मीडिया में चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप तो वर्दी वाले थे, आप वर्दी वालों को वर्दी उतारने के लिए क्यों आंदोलन कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, आप घर के बड़े हैं, आप घर की कंट्रोल करते हैं, अगर आपकी बेटी या बेटा आपके अगेंस्ट जाते हैं, आप भी तो उनको थप्पड़ मारते थे, उनको विरोध करते थे। और अगर व्यक्ति संविधान के द्वारा दिए हुए पद का दुरुपयोग करता है और उस जगह पे बैठ के जहां उसकी पूरी कानून व्यवस्था है, हम सब उसके बच्चे हैं, वो उन लोगों का, हम सबका एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है, लेकिन वो किसी दल का, किसी व्यक्ति का ना सिर्फ नौकर बन के रह जाता है। कहाँ है? क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं शासन में, उनकी बेटियां नहीं है। आपको मैं अभी भी सीधा इंडिकेट कर रहा हूं, चाहे आप सीमन धामी को लीजिए या पीएम मोदी को लीजिए, अगर इतनी संवेदना होती तो ये कानून ही नहीं आता लिव इन रिलेशन वाला, और ये कानून नहीं आता तो हम लोगों को सब कुछ फैसिलिटी देने के लिए हमसे पूछा जाता। हमसे यूसीसी का कानून के ऊपर जब इन्होंने हमसे लिखित में पोस्ट कार्ड मंगवाए थे या कागज मंगवाए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमें अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए कि यूसीसी में क्या होना चाहिए। लेकिन लेके क्या है, ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस तरह से विरोध हुआ, तो नागपुर से विरोध आया, क्योंकि आरएसएस के एक बहुत बड़े पदाधिकारी जो संगठन मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं अजय कुमार जी, उनके ऊपर आरोप किसने लगाया है? अंकिता के पिता ने लगाया है, लिख के लगाया है। डीएम पौड़ी गढ़वाल को लिखा है वो लेटर, सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपरों में भी है। उसके बाद ये कहानी जब बहन की समझ में आई तो उसने बोला कि हमारे बच्चों को, फिर हम लोग तो बाहर भी रहते हैं, बाहर रहते हैं तो उनको वहां भी रोजगार चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर के राज्य आपको अपना मानते नहीं है। डोमोसाइल अगर आप मानेंगे तो जहां तक मैं समझता हूँ, जो हमारे क्रिकेटर धोनी साहब हैं वो झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में एक नया कानून शायद अभी आया है जिसमें कहा गया है कि 90% रोजगार वो वहां के मूल निवासी होंगे। मूल निवासी कहां से काउंट है? मूल निवासी काउंट है 1933 से, जो उन्होंने कहा। भी मैं पूरा आज मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूं, इसलिए मैं एक अनुमान लगा 1933 से, 1950 नहीं है, 1933 यानी 1935, जब हमारा पहली बार ये संविधान की कॉन्सेप्ट लिखी गई थी अंग्रेज ब्रिटिश काल के हिसाब से, उसमें जो प्रांतीय गवर्नमेंट बनी थी वहां से, कि जो वहां का कागज उसको दिखाना पड़ेगा। अभी भी बिहार में है, घोषणा हो रही है कि मूल निवासी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये राज्य बन गया है स्थायी निवास में। मूल निवासी की कोई जरूरत नहीं, बोला ये सत्ताधारी दल कांग्रेस और भाजपा दोनों, इन्होंने क्या किया, मूल निवास हटा के स्थायी निवास कर दिया। और स्थायी निवास में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हम लोगों को,
क्यों? मैं कह रहा हूं कि सन 2000 के बाद जितने लोग भी यहाँ आए हैं उनको यहाँ रहने का अधिकार है, लेकिन उनको न हमारे यहाँ नौकरी दी जाए, न हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो। अगर आप 1950 लेते हो तो ठीक है, नहीं तो 1950 से पहले ले सकते हैं। लेकिन संवैधानिक वर्गीकरण क्या है कि हमारे यहाँ 1947 में सिख कम्युनिटी को बसाया गया और 1972 में बंगाली कम्युनिटी को बैठाया, तो उनको भी वही अधिकार तब मिलेंगे जब पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको पूरे अधिकार मिले। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे बाहर के लोगों को अधिकार ज्यादा दिए गए हैं, उनको यहाँ की नागरिकता दी गई है, स्थायी निवास। अब मेरी बेटी कल के दिन यहाँ पे कुछ करना चाहती है, बेटा तो करना चाहता है, तो वो एप्लीकेबल किससे कॉम्पिटिट करेगा? पहले वो कॉम्पिटिट करता 50 लाख से, अब वो कॉम्पिटिट करेगा 1,20,00,000 से। अब अगर मैं रहता हूं पहाड़ के किसी सुदूर क्षेत्र में, क्या उसको आरक्षण है? पहले यूपी में जब हम थे, हमको मूल निवास था, हमको आरक्षण था, छूट मिलती थी भर्ती में। तो जब मैंने बहन को ये चीजें समझाई तो उसकी समझ में आई। बोला फिर अब क्या होगा? मैंने कहा शिक्षा फ्री हो मूल निवासियों की, जो पहाड़ के लोग हैं, चिकित्सा फ्री हो। जो एक अभी हमारे ग्रुप में कैंसर पेशेंट का चल रहा है, मैं बड़ा दुखी हूं कि सरकार कर क्या रही है। जीवन के अंतिम क्षण में है वो व्यक्ति और उसको अपने उस जीवन को अंतिम स्टेज पर जाने के लिए भी पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हम बड़े दुखदाई हैं। हम लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं हम अपने जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, क्यों नहीं ऐसा फंड बनाया कैंसर पीड़ित को कम से कम इतना खर्च, क्योंकि कैंसर में बहुत खर्चा होता है। मेरे परिवार में हुआ है, मेरे परिवार में अभी चल रहा है। मेरी रिलेशन की भाभी को कितनी दिक्कतें होती है। अगर सरकार चाहती तो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो जब वो बहन कन्विंस हुई, मैंने कहा अब तुम बोलो पहाड़ी हिंदू की जय। तब उस बहन ने बोला कि पहाड़ी हिंदू की जय। आज से मैं भी इस चीज को बताऊंगी और मैं अपने सभी लोगों को बताऊंगी कि हम लोग वाकई में ठगे गए हैं इन राजनीतिक दलों के द्वारा। आपको पूरी तरह से हटाया गया है। मैंने कहा अगर यही हमारे पास हमारे लोग हमारे पहाड़ के लिए होते तो बाहर के लोगों की हिम्मत नहीं होती कि हमारी ज्योति मेरी अंकिता भंडारी जैसे लोगों के ऊपर हाथ डालें। उनके अंदर कानून का डर होता, क्योंकि कल जो हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा है, सोचिए अगर कोर्ट न हो तो यहाँ पर हिटलर शाही बहुत बुरी तरह से चलेगी और पुलिस के दबाव में चलेगी, जैसे ब्रिटिश काल में चलती थी। तब कोर्ट भी उनका था, प्रजा क्या बोलते हैं, पुलिस भी उनकी थी, लाठी भी उनकी थी, गोली भी उनकी थी, बंदूक भी उनकी थी। तो अब हुआ क्या है कि यहां पर गलती ये होगी कि अभी हाईकोर्ट जीवित है, न्यायालय जीवित है। जिस प्रकार से कल एसएसपी मीणा साहब को, नैनीताल जिले के जो एसएसपी हैं, उनको डांट पड़ी है, मैं तो कहता हूं उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए न्यायालय को, कि ऐसे व्यक्ति जो संविधान के सेवक हैं, भारत सरकार के यहाँ पे दूत हैं, वो एक दल के लिए, एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों उनको छोड़ा गया? उनको तो नौकरी से कल से ही तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। और वो एग्जाम्पल भी होगा सभी उन अधिकारियों के लिए जो चुन के आते हैं। उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए कि पता तो चले, जब फौज में अधिकारी का सिलेक्शन होता है तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। क्यों यहाँ पे नहीं किया गया कि कल के दिन ये व्यक्ति, क्योंकि जितने भी केसेज आते हैं, मैं कल पढ़ रहा था आईपीएस आईसीएस बड़े बड़े अधिकारियों के, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के पॉइंट ऑफ हो जाते हैं कि दोनों तरफ से शासन इनसे कहता है तो ये शासन के हिसाब से काम करते हैं, संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो कल के दिन उनको तो बहुत पनिशमेंट, रिग्रेस पनिशमेंट देना चाहिए। वो एग्जाम्पल होना चाहिए था भविष्य में जो भी आएगा। नैनीताल जैसे एक शहर को खत्म कर दिया है इन्होंने। हल्द्वानी जैसे जगह को एक व्यक्ति कहता है कि उसकी वजह से हल्द्वानी जाना जाता है, और जब पहाड़ में कोई आपदा आती है वो यूट्यूबर अपना पार्टी मना रहा है किस पे? हवाई जेट पे। और यहाँ धराली में हम अपने पहाड़ के लोगों की बॉडी ढूंढ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, वही कहता है कि मैं ही यहाँ का हिटलर हूं, मैं तुम्हें लाठीचार्ज भी करूंगा, कॉलर भी पकड़वाऊंगा और तुम्हारे सड़क पे भी रगड़वाऊंगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप जागिए, पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान की तरफ जुड़िए, अपने लिए आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज दबा दी जाएगी अगर आप ऐसे ही बिखरे रहेंगे। आपकी आवाज को खत्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे धीरे। सोचिए, लिव इन रिलेशन जैसा ऐसा कानून लेके आए हैं जिसमें हमारी बेटियों को
बर्बाद करने का ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। कौन ये पार्टी, सत्ताधारी दल या कांग्रेस मित्र विपक्ष जो है, आज जब उसको चोट पड़ी तो इनको दर्द हुआ, लेकिन जब पूरे समाज को इन्होंने चोट मारी थी तब कहाँ गए थे? क्योंकि जो कानून लेके आए हैं उनकी बेटियां नहीं हैं। याद करिए, जो कानून लेके आए हैं और जिन्होंने कानून लाने पे शाबाशी दी है, पीठ थपथपाई है, आप देखिए पुराने वीडियो, किसने पीठ थपथपाई है और कौन खुश हो रहा है, उनकी बेटियां नहीं हैं। लेकिन अंकिता भंडारी के हत्यारे को किसने बचाया? आज ज्योति मेर का हत्यारा कौन बचा रहा है? ये पूरा घटनाक्रम साफ समझ में आ रहा है। कल आपकी बेटियों की और आपके बच्चों की बारी है। बेटों को नशे में बर्बाद किया जाएगा, बेटियों को लिव इन रिलेशन में खत्म किया जाएगा, ताकि आपकी संस्कृति को, आपके पूरे की पूरी परंपरा को खत्म किया जा सके और वहां पर एक नई संस्कृति, नई परंपरा किया जा सके। बिहार में घुसपैठ के लिए आप एफआईआर चलवाते हो, यहाँ की घुसपैठ के लिए एनआरसी कब लाओगे? मेरा सीधा प्रश्न है। आप लाल किले की प्राचीर से कहते हो कि घुसपैठियों को हम भगाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इतने घुसपैठी आ गए हैं, कहाँ से आए? भगाओ इनको। सन 2000 के बाद जितने लोग भी यहाँ आए हैं वो रह रहे हैं, अच्छी बात है, व्यवसाय कर रहे हैं, करने दो, लेकिन ना उनको नौकरी मिलेगी सरकारी, ना वो कोई ठेका ले सकते। अपने राज्य में जाइए, आपको शिक्षा मिल गई, आपको चिकित्सा मिल गई। यहाँ पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते हैं। आप जमीन ले रहे हैं तो लीज पे लेंगे, और लीज पे लेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ के लोगों को देंगे। लेकिन ये चीजें न करके सरकार ने क्या किया, उनके लिए कानून को, आप यूसीसी का ड्राफ्ट बिल पढ़िए। जो व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी जमीन ले सकता है। अब सोचिए, कोई अगर डीएम है, बड़े अधिकारी हैं, बाहर का है, और उसको कोई बढ़िया जगह मिल गई, वो कैसे न कैसे मैनिपुलेट करके ले लेगा जमीन, और वहां का व्यक्ति वहां पर चौकीदार बनकर रह जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। मैं आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा। जब मैं पहाड़ पानी गया था, पहाड़ पानी में एक हरियाणा वालों का रिसोर्ट है। अब आपको पता है हरियाणा में बहुत पैसा है क्या। अब मैं उनसे पूछा कि भाई यहाँ पानी कैसे आता है? बोला कनेक्शन ले रखा है। जो गांव का पानी का कनेक्शन है ऊपर से, पहाड़ में क्या है, ग्रेविटी बेस पे पानी नीचे को बहता है, तो वहां पे रोक के पानी। अब वहां पे चौकीदार क्या करता है, पैसे पे और प्रेशर के दबाव में वो क्या करता है, भेजता है पानी कहाँ को, उस रिसोर्ट को, और गांव वालों को पानी नहीं मिल पाता। मैं उनके प्रधान को बोला, आप वो कनेक्शन कटवाइए और अपने पंचायत में ये कहिए कि जितनी भी पंचायत में रिसोर्ट हैं, जितने भी ये हैं, इनको पानी खरीदना पड़ेगा। कहां से? पंचायत से, ताकि आपके पंचायत का रेवेन्यू बढ़े, आपकी पंचायत का पैसा बढ़े। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं। तो पहले उनका झगड़ा हुआ तो पानी नहीं दिया, गांव वाले गए, पाइपलाइन तोड़ दी। तो आज वो लड़ाई चल रही है, गांव वाले अड़े हुए हैं। अब गांव में रह कौन गया है? पहाड़ के गांव में रह कौन गया है? वही व्यक्ति रह गया है जिसके पास संसाधन नहीं है। अब हम हल्द्वानी में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया है। लेकिन गांव में भी तो लोग हैं। वो लोग कौन हैं? जो नहीं बन पाए, नौकरी नहीं बन पाई, सरकारी नौकरी नहीं बन पाई, बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए। पशुपालन थे, पशुपालन को हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, बाहर से बंदर लाके वहां छोड़ दिए। आज आप एक धनिया का पत्ता लगाओ, अमरूद का एक दाना आता है तो उसमें कई सौ बंदर या लंगूर टूटते हैं। अभी मैं खेतों में जब गया था तो खेतों में हमने कुछ लगाया था, शुअर आया, पूरा खोद के चला गया। ऐसे बचाओगे? तो ये चीजें हैं। ये इसलिए मैंने जब उस बहन को पूरा समझाया, उस कॉन्सेप्ट को बैठा के, तब वो कन्वेंस हुई है। तो आज आपसे भी कह रहा हूं, पहाड़ी हिंदू बहुत जरूरी है। हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के प्रति रखते हैं कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। मैंने पूरा अभी डिस्कस किया कैसे हैं। उन लोगों को हम सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो आया है वो आपका सेक्टर वाइज, अगर हम ये लिखे 1950 को एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे भू कानून के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ रहा है, तो 1950 के बाद जो पैच आएगा 1955 तक का, वो उसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन उससे पहले के जो व्यक्ति हैं, जैसे हम लोग यहाँ कई सौ साल से, हमारे दादा परदादा, उनके परदादा, उनके खड़दादा यहाँ गुजर गए, लेकिन उनको यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारी आबादी कम हो रही है।
ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। हमारी आबादी कम हो रही है और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी आबादी बढ़ रही है। लोकतंत्र में वोट की कीमत है। जिसके पास समाज में ताकत होगी, जिसके पास ज्यादा वोट होगा, वो समाज आगे बढ़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन ये सरकार कभी नहीं कहेगी कि आप बच्चे पैदा करो, आपके बच्चों को हम शिक्षा देंगे। ये कहती है कि आप एक ही बच्चा पैदा करो और पहाड़ छोड़ के मैदान में आ जाओ, हमसे प्लॉट खरीदो। बाद में तुम्हारे प्लॉट के नीचे से 1960 में कोई गूल जारी होगी, उसको हम खोदने के लिए जेसीबी भेज देंगे। फिर हाईकोर्ट न्यायालय माननीय उसमें स्टे लगा देगा, फिर वो केस चलेगा, आपके पैसे जितने कमाई है वो खत्म कर देंगे। अभी एक एग्जाम्पल मैं कल बात कर रहा था, जब आ रहा था तो ये नहर कवरिंग हुई है यहाँ पर तिरुमूर्ति से लेके ऊंचा पुल तक। तो वो एक व्यक्ति बड़ा रो रहा था। मैंने कहा यार तुम तो पहले बीजेपी में थे, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हो गया? बोला सर ये देखिए मेरा 8 से 10 लाख का खर्चा बढ़ा दिया बीजेपी ने। मैं बोला कैसे? मैं बोला यार ये तो सही कह रहे हो तुम, रोड हो गई है ऊपर, घर हो गया तेरा नीचे। अब तेरी दुकान में कोई आएगा तो वो ऐसे आएगा, अब तुम्हें रोड से 2 फीट ऊपर उठाना है ऐसे, और उसके बाद अभी उसमें 2-3 इंच का और गिट्टी आएगा। तो सोचिए अच्छे इंजीनियर इनके पास, अच्छे से, तो जानबूझ के उसको बर्बाद किया गया है। तो आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे। आज ज्योति मेर के लिए आज बुद्ध पार्क में धरना है। 20 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 21वां दिन है। सोमवार तक का एसपी सिटी साहब ने कहा था कि बस दरवाजे पे हम पहुंच गए हैं और वो दरवाजा जस्ट खुलने वाला है और कातिल पकड़ा जाएगा। मेरे ख्याल से वो दरवाजे की चाबी शायद नहीं मिल पाई होगी एसपी सिटी साहब को। और अपने लोगों को भी लाइए, आप भी आइए, चाहे बारिश आए तो छाता लेके आइए, अगर धूप है तो भी छाता लेके आइए, आइएगा जरूर, क्योंकि ये पर्वतीय समाज को आगे और आगे के लिए देखने की एक रणनीति है। बेटी किसी की भी हो। हाँ, उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि अगर बेटी बाहर की होगी, किसी भी दूसरे समाज की होगी, मैंने कहा हम उनका भी उतने ही अगर गलत हुआ है तो विरोध करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसका समाज हमसे आगे खड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप सबको पता होगा कि गोलापार हत्याकांड में एक मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, बहुत ही अमानवीय कृत्य हुआ है। आज उसका पूरा समाज, यहाँ का समाज, उत्तर प्रदेश का समाज पूरा का पूरा खुला के खड़ा है। कल आप मेरे लाइव वीडियो में देख सकते हैं, उनके नेता उस चीज को इतने बड़े स्केल पे व्यापक उठा रहे हैं। देखिए उनको उतनी पीड़ा है अपने समाज की, जबकि वो मजदूर वर्ग है। उस मजदूर वर्ग के पास सुबह दिन भर कमा के रात को खाने की व्यवस्था होती है। हमारी तरह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हमारी तरह कोई प्राइवेट का बिजनेस नहीं है। वो एक खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के साथ वो खड़े हैं। जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इसमें आंदोलन चल रहे हैं। और हमें तो सुनने में आया था, हरीश राव जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका फोन आया तो पुलिस के कान में जौ रहेंगी। और जिस बेटी के साथ, ज्योति मेर के साथ यहाँ पे घटना घटी, कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय जी का क्षेत्र है, उसी के बगल में हमारे बंशीधर भगत जी का क्षेत्र है। जहां ज्योति मेर का घर है वो हमारे बीजेपी के विधायक का है। बीजेपी के विधायक दूसरे प्रदेश के जो बच्चा है वहां पे तो जा सकते हैं गोलापार में, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे। हमको क्या मैसेज आ रहे हैं जो ज्योति के परिवार को, कभी किसी से मिलो, कभी किसी विधायक से मिलो। जब वोट मांगने आए थे तब क्या ऐसे आए थे? तब तो ये कहते हुए आए थे, बहनी दीदी वोट दे दिया, हम उन घर घर आए थे। आज क्यों नहीं आ रहे हो? क्या कारण है? देखिए मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप किसी भी दल से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी संगठन से हों, लेकिन जब बात आती है पहाड़ और पहाड़ की, जब बात आती है आपके बेटियों की, जब बात आती है आपके बच्चों की, तब आप अपने समाज के साथ जरूर खड़े रहिए और उन लोगों के साथ भी खड़े रहिए जिन लोगों ने इस चीज की मुहिम बना रखी है। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जो है और पहाड़ी हिंदू सशस्त्र अभियान से भी ये अभियान चला रहा है कि आप अपने को जानो, अपने आप को पहचानो। आप सोचिए, अभी अभी कल मैं एक बैंक में भी गया था धरना के बाद, तब बैंक में मैं बैंक वाले से पूछा आप कहाँ के हो? उन्होंने कहा यहाँ के। मैंने बोला तो तुम यहाँ पे कुमाऊनी बोलोगे?
तुम महाराष्ट्र में हिंदी नहीं बोल सकते हो, आंध्रा में हिंदी नहीं बोल सकते हो, तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोल सकते हो। बेंगलुरु में कोई केस हुआ था, वहाँ मारपीट हुई थी स्टेट बैंक के या किसी बैंक के बड़े अधिकारी के साथ। तो जब वो लोग अपने समाज के लिए इतने आंदोलित हैं, वो अपने समाज को इतने आगे ले जा रहे हैं, तो हमको पर्वतीय समाज कहने में क्या शर्म है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी ने आरएसएस के कुछ कह दिया था महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय समाज के खिलाफ। पूरा महाराष्ट्र एकत्रित हो गया था। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी एकता को नमन करता हूँ। मराठी वर्ल्ड में मैं वहां रहा हूँ, नासिक, और मैंने पूरा महाराष्ट्र घूमा है बाइक पे। मैं वो समाज को बहुत अच्छे जानता हूँ। वो समाज आज इसीलिए मजबूती के साथ खड़ा है क्योंकि वो एक है। मैं राजस्थान में मीणा समाज के साथ भी रहा हूँ, वो भी ऐसे हैं। लेकिन वही मीणा समाज का व्यक्ति जब हमारे यहाँ एसएसपी बन के आता है तो हमारे यहाँ बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होता है उनको न्याय नहीं दिलाता, उनको पिटवाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाता है। क्योंकि संविधान ने उनको इतनी ताकत दे रखी है कि आप किसी को भी, बस जनरल डायर बनना रह गया था उनका। नहीं तो हमारी छाती थी, ज्योति मेरी की माँ की छाती थी, ज्योति मेरी की चाची की छाती थी। अमित मौर्य जो बच्चा गोलाबार में बच्चा खत्म हुआ, उसके माँ बाप की छाती थी, गोली नहीं चल पाई। शायद कोई बैठा होगा संवेदन वाला व्यक्ति वहां पे, उन्होंने बंदूक और गोली नहीं दी, नहीं तो लाठी तो चली है और पढ़े लिखे व्यक्ति ने लाठी मारी है। मैं वो हंस रहा था जब मैं उसके सामने बैठा हुआ था। वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कह रहा था, यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत जगह मैंने एमएनसी में नौकरी की है, यहाँ आया हूँ। मैंने कहा लाठी मारने के लिए सोच रहा था कि क्योंकि उन्होंने हमसे बात ही नहीं की, बात कर रहे थे वो ज्योति की माँ से। तो सोचिए, संविधान अगर इनको गलत है तो कौन उनको, अब मेरे साथ सामान्य आदमी कैसे इनका लड़ेगा? तब लड़ेगा जब मेरे पास लड़ने के लिए हथियार होंगे। कोई भी चीज तब लड़ी जाती जब हम हथियारों के साथ लड़ेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने पर्वतीय समाज के साथ खड़े रहिए। किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है हमारी बेटियों पे, जब बात आती है हमारे बच्चों पे, हमारे संसाधनों पे, हमारे रोजगार पे, हमारे शासन पे, हमारे पॉलिटिक्स पे, तो हम हैं यहाँ के राजा। अब तमिलनाडु से आके या देश के किसी और हिस्से से आके यहाँ पे राजा नहीं बन सकते। लेकिन हो रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो नागपुर से चल रही है, वो दिल्ली से चल रही है, और वो एक सोच के साथ यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रही है। आप मुहिम चलाइए, सन 2000 के बाद जितने लोगों को यहाँ नागरिकता मिली है सबकी नागरिकता का अधिकार में वोट डालना और रोजगार खत्म कर दीजिए। उनके शिक्षा के लिए वो अपने राज्य में जाएं। यहाँ 12वीं तक की शिक्षा अगर वो ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आंदोलन आपको करना पड़ेगा, दरी आपको बिछानी पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आइए, दरी भी लाइए, बहुत महंगी नहीं है, हम भी तो यही कर रहे हैं। आप ही से अनुदान लेके दरी ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो घर से पानी ले आइए, छाता ले आइए, दरी ले आइए, बैठिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये आपको दबाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे। अकेले आप नहीं लड़ सकते। तो ये थी घटनाक्रम जो कल शाम को हुआ। और अब हो गया है पूजा का टाइम, बाहर हो रही है बारिश बहुत भयंकर। अपने आप को स्वस्थ रखिए। 10:15 हो गया है, लगभग आधे घंटे से ज्यादा की हमारी बातचीत हो गई है। अब हम चलते हैं अपने आध्यात्म की तरफ। कल सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें हमारे ही एक पहाड़ के व्यक्ति ने अपनी पूजा पद्धति छोड़ के बाहर के एक व्यक्ति की पूजा पद्धति को अपनाया है। और वो कह रहा है कि हमारी पूजा पद्धति जो है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो वेदों का, गीता का इस अध्याय में, इस श्लोक में, इसमें ये लिखा हुआ है, वो कह रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई। उसने एक फौजी का वीडियो डाला। मैं खुद फौजी रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। जिस प्रकार से हम आरआर में रहते हैं, मैं तो खुद आरआर में रहा हूँ, तो जिस प्रकार से हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी रहता है, तो वो एक लड़ाई के मूड में रहता है कि कभी भी वहां पे गोली चल सकती है, कभी भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो व्यक्ति जो है हथियार के साथ है। ऐसे व्यक्ति के साथ तो अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सेना से निवेदन करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर बैठा हुआ है तो उसका आप मेरे फेसबुक से देख सकते हो। उन्होंने फौजी का वीडियो डाला है, जबकि ऑथराइज नहीं है। वर्दी में आप सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते हो, लेकिन अपने तथाकथित भगवान को और हमारे भगवानों को, हमारे आराध्यों को, हमारे इष्ट देवों को दबाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने वो वीडियो डलवाया है। उसमें ये कहा है कि अगर हमारे भगवान के पास आप आ जाओगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी।
मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा भाई, मैंने कमेंट लिखा, मैंने कहा भाई वाह बता, 15 अगस्त के दिन वहां पर एक फौजी की मृत्यु हुई गोली लगने से, उस बलिदानी हुआ इस देश के लिए, उसने अपने जीवन में अपने जीवन की आहुति दी। तो तुम्हारे भगवान जो हैं वो वर्गीकृत हैं कि आपके पास आएंगे तो न्याय करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं। अब मैं उनसे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके भगवान हैं तो फिर जहाज क्यों गिरा अहमदाबाद वाला? मैंने कहा आपके भगवान हैं तो फिर बाढ़ क्यों आई? मैंने कहा अगर आपके भगवान हैं तो फिर धराली उत्तराखंड में भूस्खलन क्यों हुआ? मैंने कहा कल जम्मू कश्मीर में ही जो हमारी माता है उसके मंदिर के नीचे जो भूस्खलन हुआ है किश्तवाड़ में, मैंने कहा वो क्यों हुआ? मैं हमेशा यही कमेंट करता हूं कि आपके भगवान के पास जो आएगा और जो उन भगवान को मानता है वो खुद बर्बाद है, उसके पास अपने खाने के लिए नहीं है, पिता से पैसे आते तब वो उनका परिवार चलता है। अब उस पत्नी और बेटे का क्या वो होगा, सोचिए कितनी बुरी स्थिति होगी। तो जो लोग आपको आपके अपने पूजा पद्धति से अलग कर रहे हैं वो भी आपके ही दुश्मन हैं, वो भी सोच समझ के यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे पर्वतीय समाज को तोड़ना है और हमारा पर्वतीय समाज जो है महिलाओं के ऊपर निर्भर है। तो सरकार, ये जितने भी संगठन हैं सब हम लोगों को बर्बाद करने के लिए टिके हुए हैं। तो मैं बड़ा हंसा कि एक फौजी ये बोल रहा है कि अगर गोली चलेगी तो हमें वो भगवान बचा लेंगे, लेकिन बगल वाला अगर उस भगवान को नहीं मिलता है तो वो मर जाए, मेरे को बचा लेंगे। ना उसने अपना कुछ प्रोटेक्शन पहना हुआ है, हथियार में उसके वो हथियार है जो ऑटोमेटिक राइफल है वो है। तो सेना, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जितने भी ये चीजें हैं हमारे इसमें, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाए। अगर नौकरी से निकालने की बात आती है तो उसको नौकरी से भी निकाला जाए, क्योंकि ये व्यक्ति आज उस तथाकथित भगवान के नाम पे ये पूरा एक ऐसा प्रलोभ कर सकता है कि यही बचाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हमारी यूनिटें जो हैं भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं खुद कुमाऊं रेजिमेंट में महाकाली के उद्घोष लगाता हूँ, जय बद्री विशाल में, गढ़वाल में कहता हूं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, भारतीय सेना में करते हैं, तो हम ईएमई के लोग हैं, हम हर यूनिट में जाते हैं, हर यूनिट में जाके उस यूनिट का उद्घोष लगाते हैं। मैं खुद रिटायर हुआ हूं तो हमें पता है कि कितने यूनिटें हैं और कितनी यूनिटों में क्या उद्घोष होता है। तो सोचिए उतने लोग वहां पे हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। हम तो सेना में इन चीजों को मानते ही नहीं, हम तो सारे भगवानों को मानते हैं, सारे भगवानों की आराधना करते हैं। लेकिन जब हम अपने समाज में आते हैं तो हमारे समाज को आपको गाली करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये ध्यान रखें, पर्वतीय समाज के मैं लोगों से जरूर कहूंगा, पहाड़ी हिंदुओं से कहना चाहूंगा, आपको ऐसे बरगलाया जा रहा है, आपको अपनी पूजा पद्धति से दूर किया जा रहा है ताकि आप उस जगह को छोड़ दो और दूसरा आके वहां पे रहे और आपके संसाधनों को उपयोग करे। इसमें पूरी सरकार मिली हुई है, इसमें पूरे बड़े बड़े संगठन मिले हुए हैं। नहीं तो जेल में रहकर आदमी इतना बड़ा संगठन चला रहा है बिना सरकार की परमिशन के, पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये थी आज की कहानी। आप आइए आज 12 बजे हमारी बेटी, हमारी बहन, इस पहाड़ की बेटी, पर्वतीय समाज की बेटी ज्योति मेर को न्याय देने के लिए, क्योंकि 21 दिन के से हत्यारे जो बिहार मूल के हैं वो फरार हैं और पुलिस जो है बस दरवाजे पर पहुंची है, पकड़ नहीं पा रही है। जरूर इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किसी वीआईपी को बचाया जा रहा है। कल मेरे फेसबुक पोस्ट पे एक व्यक्ति का नाम भी आया है, गुरप्रीत करके। कौन है वो? पुलिस हमसे ज्यादा जानती है। क्या वो यहीं का है, कहाँ का है? उसको अरेस्ट किया, उससे पूछताछ हुई। कल एक और घटनाक्रम हुआ, जो अजय रघुवंशी है, उसकी पत्नी भी योगा सेंटर में पूरी इन्वॉल्व थी। क्या उनको अरेस्ट किया गया है? क्या उनको यहाँ पे डिटेन किया गया है? उसके परिवार को डिटेन किया गया है क्योंकि बाहर से आकर। और परसों एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि वो लोग भी यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे हैं, तो अब तो यहीं के हो गए। बहुत अच्छी बात है साहब, आप यहाँ के मूल निवासी हो। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्या आप अपने समाज का रिजर्वेशन उनको देंगे? आप जो आपको रिजर्वेशन संविधान तौर पे मिलता है, क्या आप उसको देना पसंद करेंगे? कि वो तो यहीं के हैं। हमारे एससी समुदाय, जो शिल्पकार समुदाय है हमारे यहाँ का, उसका रिजर्वेशन चोरी हुआ, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है।
हमारे यहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन चोरी हुआ, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चोरी हुआ, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हमारे लोगों को पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, स्कूल नहीं है, बारिश की स्थिति। आज तो शिक्षक वर्ग भी टीचर है, हम उसका समर्थन करते हैं। और मैं अभी अपने पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के संगठन से बात करके धरना स्थल पर उनके लिए बात करूंगा, क्योंकि उनसे मुझे डिस्कस करना पड़ेगा कि समर्थन कैसे देना है, कितना देना है, क्या करना है, कहाँ पे देना है, कैसे करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक धरने पे चल रहे हैं। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर क्यों? क्योंकि हमारी पोस्टों को बेच के ये सभी पर्वतीय क्षेत्र जो तुम्हारे भाई बहन चाचा काका आज मास्टर हैं वो आगे ना बढ़ पाए। जो 50% रिजर्वेशन है, जिसमें 50% कोटा जो है सरकार भरना चाह रही है बाहर वालों को लाकर, ताकि उनसे पैसा ले सके, अरबों रुपए का व्यवसाय कर सके। और एक बार बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आ गया, उसके बाद वो शासन में भी आएगा, नौकरी में भी आएगा, 60 साल तक रहेगा, उसके बच्चे ही आगे जाएंगे। तुम जीवन भर पीछे थे, पीछे ही रहोगे अगर आज नहीं जागे और उन शिक्षकों का साथ नहीं दिया या हमारे धरने को आपने साथ नहीं दिया। क्योंकि अगर घर के अंदर बैठे रहोगे, ये सोचोगे कि ये सत्ताधारी दल जो भाजपा और कांग्रेस है ये तुम्हारे लिए काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आज गैरसैंण में गए हैं, ये देखना है कि कौन सा विधायक आज हमारी आवाज उठाता है कि ज्योति मेर के हत्यारे को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, और एसएसपी नैनीताल जो हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उनको नौकरी से बाहर क्यों नहीं किया गया। क्योंकि वो फेलियर हैं पूरे पुलिस टीम के, क्योंकि उनकी ही पुलिस कप्तानी में पुलिस के ऊपर अटैक होता है और वो लोग पैरवी न करने की वजह से बाहर छूट जाते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग है, सोशल मीडिया पे भी है। तो सोचिए कहाँ हैं हम और कहाँ है हमारा समाज। खड़े होइए अपने समाज के साथ और आगे आइए। ये था आज का मेरा लास्ट अंतिम समय बचा है पूजा का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे निवेदन है जरूर ज्योति मेर हत्याकांड में जरूर आइए, बुध पार्क 12 बजे 19 अगस्त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पहला